बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी, जैसे कि पूरी गांव एक सफ़ेद चादर से ढक गई हो। एमा अपनी ठंडी खिड़की के शीशे से चेहरा लगाए हुए बाहर देख रही थी, जहां हल्की हल्की बर्फ की फुहारें ठंडी हवा में नाच रही थीं। दूर दूर तक क्रिसमस की लाइट्स की रोशनी झिलमिला रही थी। गांव, जो गहरे जंगलों के बीच बसा हुआ था, हर साल क्रिसमस को बड़े धूमधाम से मनाता था। गलियों में गीत गाते लोग, घरों में हंसी की गूंज और चटकते अलावों के बीच जश्न का माहौल होता था। लेकिन इस साल कुछ अजीब था। इस साल पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे पूरा गांव किसी अनजाने खतरे का इंतजार कर रहा हो। क्रिसमस की रात थी, लेकिन न तो गली में कोई कैरोल गाने वाले थे, न ही घरों के बाहर सजावट। इसके बजाय हर घर की खिड़कियां कसकर बंद थीं, दरवाजे बंद कर दिए गए थे और लोग अपने घरों में चुपचाप फुसफुसा रहे थे। माँ, सब लोग इतने डर क्यों रहे हैं? एमा ने खिड़की से हटते हुए पूछा। उसकी माँ, जो स्टोव के पास खड़ी होकर चूल्हे पर खाना पका रही थी, पलट कर बोली, कुछ नहीं बेटा, बस ठंड की वजह से सब घरों में है। भारी बर्फबारी की चेतावनी है। लेकिन एमा को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने गांव के बूढ़े लोगों से वो कहानियां सुनी थीं, जो डराने के लिए बच्चों को सुनाई जाती थीं। हर क्रिसमस की रात एक काला कपड़े पहने अजनबी गांव की गलियों में घूमता था, और जब घड़ी 12 बजती थी तो वो उन घरों के सामने रुकता जहां लोग उसकी घंटियों की आवाज़ सुनते थे, और फिर वो लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। ये बस एक कहानी है एमा, उसके पिता ने कुछ दिन पहले उसे कहा था, जब उसने उनसे इसके बारे में पूछा था। लेकिन अब जब उसने अपनी माँ के कांपते हाथों को देखा, उसे संदेह हुआ। रात का खाना खत्म करने के बाद एमा का छोटा भाई डैनियल अपनी पसंदीदा क्रिसमस की कहानी की किताब लेकर आया। क्या हम पेड़ के पास बैठकर पढ़ सकते हैं? उसने उत्साह से पूछा, जैसे कि घर के अंदर का डरावना माहौल उसके मासूम मन पर कोई असर नहीं डाल रहा था। एमा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने फायरप्लेस के पास क्रिसमस ट्री की लाइट्स जला दी, जिसकी झिलमिलाती रोशनी दीवारों पर परछाइयां बना रही थी। आग की गर्मी ने घर को कुछ पल के लिए सामान्य सा महसूस कराया, लेकिन तभी बाहर से एक अजीब आवाज आई, घंटियों की हल्की झंकार, जो आग की चटकती आवाज के बीच सुनाई दी। एमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डैनियल की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी किताब में खोया हुआ था। एमा धीरे धीरे उठी और खिड़की के पास गई। उसने भारी पर्दा थोड़ा सा हटाकर बाहर झांका। गली खाली थी, बर्फ पर कोई निशान नहीं था, सिवाय एक जोड़ी ताज़े पैरों के निशान के, जो उनके घर की तरफ आ रहे थे। उसकी सांसें रुक सी गईं। ये निशान पहले वहाँ नहीं थे। उसने जल्दी से पर्दा गिरा दिया और उसके हाथ कांपने लगे। माँ, पापा, उसने डरते हुए आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माँ, डैनियल ने भी धीरे से कहा। एमा दौड़कर रसोई में गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके माँ पापा बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। अब एमा को डर ने जकड़ लिया और वो तेज़ी से मुख्य दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा घर के अंदर घुस आई। बाहर बर्फ पर बने पैरों के निशान अब घर से दूर जाते हुए दिख रहे थे। माँ, पापा, एमा ने बर्फीली रात में चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ हवा में खो गई। और तभी उसने देखा, दूर गांव के किनारे एक काली आकृति खड़ी थी। लंबा काला चोगा पहने उसका चेहरा एक हुड के नीचे छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा एमा की तरफ देख रही हो, और उसके कपड़ों के अंदर से हल्की हल्की घंटियों की आवाज़ आ रही थी। एमा ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि वो खुद भी सुन सकती थी। डैनियल, ऊपर चलो, उसने अपने भाई का हाथ पकड़ते हुए कहा। हमें छिपना होगा। दोनों अपने माँ पापा के बेडरूम में छिप गए। कमरे में अब सिर्फ उनकी तेज़ सांसों की आवाज़ थी। एमा जानती थी कि वो उनके पीछे आ रहा है। वो काला आदमी हर साल आता था और इस बार उसकी बारी थी। अब हम क्या करेंगे एमा? डैनियल ने डर से कांपते हुए पूछा। शांत रहो, एमा ने धीरे से कहा, और कोई आवाज़ मत करना। समय धीरे धीरे बीत रहा था और घर में ठंड बढ़ती जा रही थी। नीचे जलती आग कब की बुझ चुकी थी, और फिर एमा को दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी। घंटियों की आवाज़ अब और भी करीब थी, ठीक घर के बाहर। एमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसे लगा कि वो अब ज्यादा देर तक छिप नहीं सकेगी। दरवाजे की चटक सुनाई दी। धीमे धीमे कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कि कोई बड़े आराम से घर के अंदर चल रहा हो। हर कदम के साथ घंटियों की आवाज और साफ हो रही थी। वो घर के अंदर था। एमा को डर ने जकड़ लिया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई कि कुछ मिल जाए जिससे वो बचाव कर सके, लेकिन कमरा खाली था। कदमों की आवाज और करीब आ रही थी और फिर अचानक वो उनके बेडरूम के दरवाजे के सामने रुक गई। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर दरवाजे का हैंडल घूमा। एमा ने चीखते हुए डैनियल को पकड़ा और कमरे के कोने में छिप गई। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने वही काला आकृति थी। उसका चेहरा अभी भी हुड के नीचे छिपा हुआ था। हमसे दूर रहो, एमा ने कांपते हुए कहा। वो आकृति कमरे के अंदर आई। हर कदम के साथ घंटियां बज रही थीं। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और हुड को नीचे किया। हुड हटते ही एमा की नज़र जिस चेहरे पर पड़ी वो उसकी कल्पना से भी ज़्यादा भयानक था। वो न कोई दानव था और न ही भूत। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद था, लेकिन उसकी आंखों में इतनी गहरी उदासी थी कि एमा के रोंगटे खड़े हो गए। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? एमा ने धीमे से पूछा। वो आकृति चुप रही। उसने धीरे धीरे दूसरा हाथ उठाया और उसकी काली चोगे के भीतर से एक चमकता हुआ गोला निकला जो उसकी हथेली के ऊपर तैर रहा था। उसकी रोशनी कमरे को एक भयानक चमक से भर रही थी। एमा की सारी हिम्मत टूट गई। वो एक तक उस गोले को देखती रही, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसके पैर जम गए थे। वो हिल भी नहीं पा रही थी। फिर वो आकृति डैनियल की तरफ बढ़ी। एमा चीख पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो गोला डैनियल के हाथों में रख दिया गया। कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। एमा की आंख खुली तो उसने खुद को ठंडे कमरे में पाया। कमरे की आग कब की बुझ चुकी थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वो आकृति जा चुकी थी। डैनियल उसके पास लेटा हुआ था और उसकी मुट्ठी में कुछ था। धीरे से एमा ने डैनियल की मुट्ठी खोली। उसके हाथ में वही चमकता गोला था जो अब बुझ चुका था। एक सिहरन एमा के शरीर में दौड़ गई। बाहर फिर से घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। वो आकृति फिर से आएगी।